नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता अगले 48 घंटे में होने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच वार्ता अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लागू किए गए पारस्परिक टैरिफ यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ पर रोक की डेडलाइन 9 जुलाई को खत्म हो रही है और उससे पहले दोनों देशों के बीच इस ट्रेड डील पर मुहर लगने वाली है। माना जा रहा है कि भारत एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। उधर यदि डेडलाइन खत्म हुई तो ट्रंप वापस भारत पर टैरिफ लगा सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका भारत के अंदर अपने डेयरी और कृषि उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ पर रियायत मांग रहा है और भारत इससे असहमत है। ऐसे में कैसे होगी ये ट्रेड डील फाइनल और आखिर कौन से वो प्रोडक्ट हैं जिन्हें अमेरिका भारत से आयात करना चाहता है, इसी पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से भारत और अमेरिका की ओर से दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर समझौते को लेकर बयान जारी किए जा रहे हैं और अब ट्रेड डील को लेकर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। भारत कृषि और डेयरी क्षेत्रों को अमेरिका के लिए पूरी तरह से न खोलने के अपने रुख पर अड़ा हुआ है। इसके साथ ही भारत की ओर से कपड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी, चमड़े के सामान, प्लास्टिक और केमिकल जैसे श्रम प्रधान उद्योगों तक कृषि पहुंच की मांग भी की गई है। उधर अमेरिका चाहता है कि भारत अपने एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट को यूएस के लिए खोल दे, जिससे कि इस सेक्टर से जुड़े अमेरिकी प्रोडक्ट्स को भारत जैसा बड़ा बाजार मिल सके। आपको बता दें कि भारत कुछ अमेरिकी एग्री प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगाता है और अमेरिका इसे खत्म करने की मांग कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारतीय किसानों को नुकसान होगा और उन्हें उपज की सही कीमत नहीं मिल पाएगी। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान देते हुए तस्वीर और भारत का रुख साफ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत अमेरिका के साथ एक बड़ा और अच्छा समझौता करना चाहेगा, लेकिन इसके लिए शर्तें भी लागू होंगी। उनके बयान से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर 8 जुलाई तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। भारत के साथ जल्द एक बड़ा व्यापार समझौता हो सकता है और हम भारत के लिए दरवाजे खोलने जा रहे हैं। गौरतलब है कि बीते 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका की ओर से तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया गया था और भारत पर 26% टैरिफ लगाया गया था, लेकिन फिर ट्रंप की ओर से 90 दिन के लिए इसे सस्पेंड कर दिया गया था और ये डेडलाइन 9 जुलाई को खत्म होने जा रही है। President said that last week, and it remains true. I actually just spoke to our Secretary of Commerce about it. He was in the Oval Office with the President. They are finalizing these agreements, and you'll hear from the President and his team, his trade team, very soon when it comes to India. India remains a very strategic ally in the Asia Pacific, and the President has a very good relationship with Prime Minister Modi, as you know, and he will continue to have that. Go ahead. अब अमेरिका भारत के अंदर अपने डेयरी और कृषि उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ पर रियायत मांग रहा है और इस मुद्दे पर भारत असहमत है। हालांकि दोनों देशों की कोशिश है कि 9 जुलाई के पहले इसे फाइनल कर लिया जाए, क्योंकि अगर इस दिन तक डील नहीं हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से अमेरिका में आने वाले सामानों पर हाई टैरिफ लगाना शुरू कर सकते हैं। सवाल ये भी है कि भारत के लिए कृषि उत्पादों का आयात संवेदनशील मुद्दा क्यों है। भारत की $3.9 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का योगदान केवल 16% है, लेकिन वे देश की 140 करोड़ की आबादी के लगभग आधे हिस्से का भरण पोषण करते हैं। यानी देश की लगभग आधी जनता अपनी कमाई के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। किसान सबसे शक्तिशाली वोट समूह भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 4 साल पहले 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के मुद्दे पर अपने कदम पीछे हटाने पड़े थे। अमेरिका से बात करते समय मोदी सरकार किसानों के हितों को आगे रही है। अगर अमेरिका के कृषि उत्पाद भारत के अंदर कम टैरिफ के साथ आते हैं तो भारतीय किसानों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका से सस्ते आयात की संभावना से स्थानीय कीमतों में गिरावट का खतरा है। इससे न सिर्फ भारतीय किसानों को नुकसान होगा, बल्कि विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक नया मौका मिल जाएगा। भारत ने कृषि को अन्य देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते से बाहर रखा है। अगर अमेरिका को भारत अपने कृषि बाजार तक पहुंच प्रदान करता है तो भारत को अन्य व्यापारिक साझेदारों को भी उसी तरह की रियायतें देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि भारत और अमेरिका की किसानी क्यों अलग है। अमेरिका में एक किसान के पास औसत खेत 187 हेक्टेयर हैं,
भारत के किसान के पास केवल 1.08 हेक्टेयर खेत हैं। डेयरी में अमेरिका में एक किसान जहां औसतन सैकड़ों जानवर रखता है, भारत में प्रति किसान औसतन 2 से 3 जानवर ही हैं। अमेरिका अपनी डेयरी, पोल्ट्री, मक्का, सोयाबीन, चावल, गेहूं, इथेनॉल, खट्टे फल, बादाम, पेकान, सेब, अंगूर, डिब्बा बंद आड़ू, चॉकलेट, कुकीज और फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज सहित अमेरिकी उत्पादों की एक लंबी लिस्ट के लिए भारत पर दबाव डाल रहा है। दूसरी तरफ भारत अमेरिका के सूखे मेवों और सेबों को भारत के अंदर अधिक पहुंच देने को तैयार है, लेकिन वो मक्का, सोयाबीन, गेहूं और डेयरी उत्पादों की आयात की अनुमति को तैयार नहीं है। भारत अपने देश के अंदर आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य फसलों की अनुमति नहीं देता है, जबकि अधिकांश अमेरिकी मक्का और सोयाबीन का उत्पादन जेनेटिक रूप से मॉडिफाई ही है। भारत में डेयरी एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, जहां सांस्कृतिक और आहार संबंधी प्राथमिकताएं भोजन विकल्पों को दृढ़ता से प्रभावित करती हैं। भारतीय उपभोक्ता विशेष रूप से चिंतित हैं कि अमेरिका में मवेशियों को अक्सर जानवरों का ही बाई प्रोडक्ट किसी रूप में खिलाया जाता है। ये एक ऐसी प्रथा है जो भारतीय भोजन की आदतों के साथ टकराव करती है, उसके खिलाफ जाती है। उधर भारत के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य घरेलू स्तर पर उत्पादित इथेनॉल गैस को गैसोलीन के साथ मिलाकर ऊर्जा आयात पर निर्भरता में कटौती करना है। घरेलू कंपनियों ने बड़े स्तर पर इसमें निवेश किया है, जिसके कारण भारत अब 20% इथेनॉल मिश्रण के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब है। लेकिन अगर अमेरिका से इथेनॉल का आयात होने लगा तो ये कदम उन भारतीय कंपनियों को कमजोर कर देगा। इतना ही नहीं, ईबीपी चावल, गन्ना और मकई की पराली को इथेनॉल उत्पादन में बदलकर मैनेज करने में भी मदद करता है। अमेरिकी इथेनॉल के आयात की अनुमति भारत के उभरते डिस्टिलरी क्षेत्र के लिए एक गंभीर झटका होगा। ऐसे में अमेरिका का दबाव क्या भारत सहन करेगा? यदि नहीं तो टैरिफ को लेकर और उससे निपटने भारत की क्या होगी नीति, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो ट्रेड डील का इंतजार है, ये होगी या नहीं होगी। नहीं होती है तो टैरिफ की परेशानी हो सकती है भारत को। दूसरी तरफ ये भी देखना है, फिलहाल कृषि सेक्टर में जो इंकार मिला है उसको लेकर, क्योंकि भारत का रुख जो है वो बहुत सख्त और अड़े हुए हैं कि नहीं, हम इस तरीके से चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इस रिपोर्ट के माध्यम से हमारे और आपके सामने है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही आ जाता है कि आखिरकार ये डील होगी या नहीं होगी। 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, कहा जा रहा है कि हो जाएगी। अमेरिका भारत के रिश्तों को देखते हुए लगता है ये डील होगी तो किस तरीके से आगे बढ़ना है वो भी चीज़ें हैं। बट यदि एक डेडलाइन जो 9 जुलाई की है और उस वक्त पे जो टैरिफ की बात हो रही थी वो यदि नहीं इंप्लीमेंट होता है, डेडलाइन खत्म हो जाती है, तो क्या वो टैरिफ वापस से लगाए जाएंगे जो सस्पेंड किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होंगी। हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं अरविंद खोखर। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों की जानकार हैं शारदा दीक्षित। शारदा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी के एक्सपर्ट सुरेश मनचंदा हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शारदा जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रही है मैम? हाँ, सुन पा रहे हैं राखी जी, सुन पा रहे हैं। हाँ शारदा जी, क्योंकि ये एक मिनी ट्रेड डील जिसकी चर्चा काफी दिनों से हो रही है, और ये बात बिल्कुल सही है कि अभी इस जहां पर एग्रीकल्चर को लेकर भारत जो है वो बिल्कुल अपनी शर्तों पर अड़ा है, उधर से जो अमेरिका है वो अपनी चीजों पर है। यदि डील किसी कारणवश होल्ड होती है या 9 जुलाई से का मान लीजिए टाइम निकल जाता है, तो वो जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो रही थी, क्या लगता है कि अमेरिका उस पर वापस से वर्कआउट करके भारत को लगाएगा, या फिर ये डील हो जाएगी, अमेरिका को यहां झुकना पड़ेगा? क्योंकि भारत एग्रीकल्चर को लेकर, कृषि को लेकर तो मुझे नहीं लगता कि यहां पे कोई रियायत जो मांगी जा रही है वो उनको मिलेगी। सबको नमस्कार। देखिए, जिस तरीके से अमेरिका का रुख है और डोनाल्ड ट्रंप की जिद है, वो पहले से ही दबाव बनाकर हर चीज में भारत के साथ व्यापार डील को मेंशन करते हैं। हर जगह, चाहे वो भारत पाक का कॉन्फ्लिक्ट था, चाहे वो किसी भी तरह की कोई बात है, वो हर बात में व्यापार ले आते हैं। और ये व्यापार का समझौता एक उसी तरह का समझौता है जैसे कि एक तगड़ा पहलवान
और एक पीलिया का मरीज दोनों कहें कि भाई हम दोनों को बराबरी के स्तर पर डील करवाएंगे और भाई जो तुम्हें चाहिए तुम मांगो, जो तुम्हें चाहिए तुम मांगो, तो इस डील में हमेशा नुकसान भारत का ही होगा, क्योंकि भारत का कृषि क्षेत्र अगर खोला जाता है, पहले से ही दयनीय दशा में एमएसपी के लिए लड़ने वाले किसान, अपनी उपज को कभी कभी खड़ी पे ट्रैक्टर चलवाने वाले किसान, जिनको ना सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी मिलती है, ना सरकार की तरफ से उनकी कीमत मिलती है। दूसरी तरफ जो अमेरिकी किसान है, एक तो आपने जो उनकी जोत का क्षेत्र बताया कि बहुत विस्तृत क्षेत्र में वो खेती करते हैं, और वहां पर तो इंडिविजुअल किसान बचे ही नहीं है, वहां पर तो किसानी खेती करने वाले लोग सारे कॉर्पोरेट हैं, और उस कॉर्पोरेट को जो सब्सिडीज मिलती हैं 50% सब्सिडीज उनको मिलती है लगभग, मतलब 30 से ऊपर ही मिलती है, 50 नहीं तो वो सब्सिडी भारतीय किसानों को केवल 5 या 6%, और वो भी अक्सर जब ये कह दिया जाता है कि भाई जब हमारे यहाँ पर कोई कृषि का उत्पाद ज्यादा हुआ और उस पर या कोई कमी हो गई, तो उसका एक्सपोर्ट खत्म बंद कर दिया जाता है, और किसान को जो फायदा होना होता है वो उसे नहीं हो पाता। इसी तरह से डेयरी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, तो एक अमेरिकी गाय 95 रुपए की सब्सिडी पाती है, और उस सब्सिडी के चलते उनके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही बहुतायत में और सस्ते हैं। लेकिन भारत के किसान को खेती किसानी में कुछ बचत होती नहीं है, वो बेचारा घास के अपने खेतों में से घास निकाल कर अपने पशुओं को पालता है, पशु पर कोई सब्सिडी पशु चारे पर या किसी चीज पर नहीं है। और वो जिस तरीके से भारत की जो खाद्यान्न की समस्या है या जो डेयरी प्रोडक्ट्स को एक कॉर्पोरेट के एक मतलब कॉर्पोरेटिव पैटर्न से उसने कुछ अपनी जो उसकी घर की व्यवस्था है उसे सुधारा है, उस पर बहुत बड़ी चोट होगी अगर ये भारतीय बाजार कृषि प्रोडक्ट्स के लिए खोल दिया गया, और अगर ये डील होती है और भारत के लिए नकारात्मक ही होगी हर हालत में, क्योंकि जो जीनोम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स यहाँ पर आएंगे 5-6 फील्ड में हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा नुकसान होगा, चाहे वो सोयाबीन है, चाहे वो आपका ये है मक्का है, चाहे वो और तरह की चीजें हैं। हमारे खाद्यान्न जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर गंभीर समस्या आएगी, बायोडाइवर्सिटी पर इफेक्ट होगा, पर्यावरण पर इफेक्ट होगा, जनता के स्वास्थ्य पर इफेक्ट होगा, और किसान तो बर्बाद होगा ही होगा। अभी आप देख रहे हैं 13 महीने के आंदोलन से किसान उभरा है और अभी भी वो संतुष्ट नहीं है, उसकी हालत और अमेरिका के किसान की हालत, भारतीय किसानी खेती पर अमेरिकी कॉर्पोरेट की नजर बहुत लंबे समय से है, और उन्होंने जिस तरीके से अपनी खेती को कॉर्पोरेटाइजेशन किया है, भारतीय किसानों से जमीनों से बेदखल करके उनको उसी पर कॉर्पोरेट की नजर है। और ये अमेरिकी राष्ट्रपति का ये प्रयास है कि यहाँ की खेती किसानी को बर्बाद किया जाए, डेयरी प्रोडक्ट्स वहां पर सुअर और बकरियां और जो ये इनके वो खाते हैं वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर भारत में बेचे जाएंगे, और दूसरी तरफ वहां का जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, हमारी गाय किसान यहाँ पर हरा चारा खिलाता है, उसको बिनौले और चने खिलाता है गाय भैंसों को, तब वो दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स उत्पन्न होते हैं। वहां की जो गाय भैंसों को वो इवन नॉन वेज भी खिलाते हैं, तो उसका जो हमारे पास जो उसका प्रोडक्ट्स आएगा वो हमारे कैसे आज की जो सत्ता में सरकार है वो कैसे एक्सेप्ट करेगी, एक नॉन वेज खाने वाली जो प्रोडक्ट होंगे गायों के, उसको हम कैसे हजम करेंगे और कैसे हम उसे अलाउ कर सकते हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय है। बिल्कुल ठीक है मैम, मैं रोकूंगी, वापस आऊंगी आपके पास। ठीक है सुरेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। अब देखिए सुरेश जी, ये ट्रेड डील होगी या नहीं होगी ये एक सेकेंडरी विषय है, जब होंगी तो चीजें आ जाएंगी। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि हाँ इस पर वर्कआउट होगा, लेकिन दो बातें हैं भाई। अमेरिका जिस चीज पर अपनी रियायत मांग रहा है वो जानता है कि भारत एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और डेयरी तो देखिए वो अपना प्रॉफिट देख रहा है, इसलिए यहाँ पर वो रियायत मांग रहा है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि एक जो डेडलाइन खत्म हो रही है, रेसिप्रोकल टैरिफ की जो बात हो रही थी, मान लीजिए डील नहीं होती है, डेडलाइन खत्म होती है, तो क्या वो टैरिफ जो सस्पेंड किए गए थे क्या वो वापस भारत पर आएंगे? और दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण,
ट्रेड को लेकर ये जो डील है, जो दो देश आपस में देख रहे हैं अपने अपने फायदे के लिए, जिस पर भारत ने मनाही करी है एग्रीकल्चर को लेकर कोई हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इसे आप कैसे देखते हैं इन दोनों देशों के बीच की इस डील को? देखिए, निश्चित तौर के ऊपर पे भारत को किसी भी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर और डेयरी सेक्टर के अंदर में तो कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं चाहिए। चूंकि जो आपकी रिपोर्ट भी मैंने देखी, उस रिपोर्ट के अंदर भी स्पष्ट था कि जो भारत के जो फार्मर्स हैं और जो यूएस के जो फार्मर्स हैं, उनकी जो लैंड कैपेसिटी है और भारत के किसान की जो लैंड कैपेसिटी है, बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। इसको अगर मैं डाटा के साथ में यहाँ पर आपके साथ में समराइज करूं तो तकरीबन हिंदुस्तान के अंदर में 8 करोड़ छोटे किसान हैं, जिनकी जोत का साइज जो है वो आप ऑलरेडी दिखा चुकी हैं कि 1 हेक्टेयर के आसपास का है। और अगर मैं अमेरिका के किसानों की बात करूं तो वहां पे उनके पास में केवल 24,000 फार्म्स हैं और उन 24,000 फार्म्स के अंदर में करीब करीब 250 से लेकर के 1500 गायें रखी जाती हैं। अमेरिका के अंदर में जो डेयरी प्रोडक्ट है वो सारा काउ से आता है, गाय से आता है। वहां पे चलन के अंदर में गाय ही पाली जाती है। हालांकि हिंदुस्तान के अंदर तो दूध की जो कैपेसिटी है वो भैंस से भी ली जाती है, बकरी से भी ली जाती है। 55% जो है यहाँ पर बुफेलोज हैं, भैंसे हैं, और 45% ही गायें हैं हिंदुस्तान के अंदर जो पाली जाती हैं। इसके साथ में अगर मैं यहाँ पर कैपेसिटी की बात करूं तो एनुअल जो मिल्क का प्रोडक्शन है हिंदुस्तान का वो 2300 लाख मीट्रिक टन के आसपास का है, जबकि अमेरिका की अगर हम बात करें तो 1020 लाख मीट्रिक टन का है। हालांकि वहां पे जो कंजम्पशन है वो बेहद ही कम है, क्योंकि पॉपुलेशन का जो साइज है वो हिंदुस्तान का काफी है और हिंदुस्तान पॉपुलेशन की वजह से ही एक बड़ा बाजार दिखाई देता है कि हिंदुस्तान एक बड़ा मार्केट है और वहां जाकर के चीजों को डंप कर दिया जाए। दूसरी यहां पर सबसे बड़ा जो चैलेंज दिखाई देता है, क्योंकि भारत तो एक्सपोर्ट करता नहीं है, क्योंकि घर के लिए ही दूध पूरा नहीं होता तो एक्सपोर्ट कहां से करेगा। लेकिन अमेरिका का जो दूध का एक्सपोर्ट है वो हाईएस्ट है, वो हायर एक्सपोर्ट के ऊपर ही ध्यान देता है और चीज और जो उसका पाउडर है उसी को एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी कि आप डब्बा बंद दूध को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे या चीज को आप इंपोर्ट करेंगे, और दोनों ही की अगर लाइफ साइकिल और अगर हम देखें, क्योंकि दूध का जो शेल्फ लाइफ है वो 24 घंटे से लेकर के मैक्सिमम 48 आवर्स है। आप इतने तक ही उसको रिजर्व कर सकते हैं, उसके बाद आपको या तो उसकी फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा कंज्यूम करने के लिए, लंबा रखने के लिए, नहीं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फट जाएगा। तो इन सारी चीजों को हमें यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पर भारत कहां पर आकर के फंसता है? भारत ये फंसता है कि अभी भारत जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर जो टैरिफ लग रहा है वो 2% से लेकर के 3% तक का टैरिफ है। ठीक है, इस बात को इस तरीके से समझें कि मान लीजिए कि भारत यहां से चावल भेज रहा है 100 रुपए का, तो अमेरिका तक पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत 102 रुपए ही होती है और वो अमेरिकन को बहुत कॉस्टली नहीं लगता। अमेरिकन उसको प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और बड़ा एक सेंसिबल एक प्राइस मिलता है उनको, एक अट्रैक्टिव प्राइस मिल जाता है उनको और एक बेटर प्रोडक्ट भी मिल जाता है। अब अगर टैरिफ लगता है तो वही 102 रुपए वाला प्रोडक्ट जो है वो 126 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉकेट के ऊपर में बर्डन आना शुरू हो जाएगा। एक तो ये यहाँ पर चीज सामने आती है। दूसरा, आप इस चीज को समझिए कि अमेरिका के अंदर में जो फार्म लैंड्स है, अमेरिका की जो लड़ाई है वो बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आप चाइना और यूएस के अंदर भी ट्रेड को अगर देखेंगे तो अमेरिका की हमेशा से कोशिश रही है कि चाइना को सोयाबीन बेचा जाए, अमेरिका को सोयाबीन बेचा जाए, हिंदुस्तान के अंदर कैलिफोर्निया आलमंड बेचा जाए। आप इन दिनों में अगर आप देखें तो पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर में अमेरिका ने ऐसे स्ट्रेटेजी को यहाँ पर स्ट्रेंथन किया है कि अमेरिका के आलमंड की यहाँ पर एडवर्टीजमेंट्स हो रही हैं, लंबे विज्ञापन यहाँ पर दिए जा रहे हैं और उनके ब्रांड एम्बेसडर्स भी यहाँ पर नियुक्त हो चुके हैं। आप देखिए कि कुछ क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं वो कैलिफोर्निया आलमंड को यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर में प्रमोट कर रहे हैं। कुछ क्रिकेट प्लेयर बुमराह जो है वो पिस्ताशो को प्रमोट कर रहे हैं। कोई कंपनी को प्रमोट नहीं किया जा रहा, यहाँ पर अमेरिकन प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो इस स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो निकल करके आती है, देखिए भारत अमेरिका को अच्छी क्वांटिटी के अंदर में सेब भेजता है, सेब का एक्सपोर्ट होता है, मैंगो का एक्सपोर्ट होता है, राइस का एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ पर आकर के हमारे ऊपर पे एक डंट लगता हुआ यहाँ दिखाई देता है। दूसरी चीज, डेयरी के ऊपर पे अमेरिका की नजर क्यों है, इस बात को समझना पड़ेगा। 58,000 अरब डॉलर का ये मार्केट साइज है।
हिंदुस्तान के दूध का जो बाजार का जो साइज है वो 58,000 अरब डॉलर का है। तो ये जो इतना बड़ा मार्केट साइज दिखाई देता है वो उसको अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो एग्रीकल्चर को लेकर के यहां पर दिखाई देती है, क्योंकि आप जीएम प्रोडक्ट को यहां पर लेकर के आना चाहते हो, उनके सीड्स का मार्केट यहां पर लेकर के आना चाहते हो। ऑलरेडी हिंदुस्तान के अंदर में कॉटन जो है वो जीएम प्रोड्यूस है। इसके बाद हमने कई बार इश्यूज देखे, बैंगन के ऊपर, ब्रिंजल के ऊपर पे आपका इश्यू जनरेट हुआ, उसको यहाँ हिंदुस्तान के अंदर में नहीं आने दिया गया, बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे, क्योंकि इसका सीधा सीधा कोरिलेशन जो है वो फार्मर्स के ऊपर पे और एक बहुत बड़ा दंड आएगा। अब अगर बात ये आती है कि अगर ये डील सक्सेसफुल नहीं होती तो क्या होगा। हिंदुस्तान को 0.7% का जीडीपी का झटका लग सकता है। ये एक बड़ा नंबर है, करीब 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का ये फिगर है। 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का दंड जो है वो हिंदुस्तान को लग सकता है। आप ये समझिए कि जो इस समय पर भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी जो वैल्यू है वो तकरीबन 6,40,000 करोड़ रुपए की है, और वहां से अमेरिका से जो प्रोडक्ट इंपोर्ट किए जाते हैं वो तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास के प्रोडक्ट हैं। अगर टैरिफ वहां पर इंक्रीज हो जाता है तो निश्चित तौर के ऊपर पे वहां पर अमेरिका के अंदर में हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है उसके ऊपर सीधा सीधा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। डिमांड कमजोर होगी तो भारत का जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, एक्सपोर्टर्स का सीधा सीधा नुकसान होगा, और जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को जो जनरेट हो रहा था एक्सपोर्ट से वो रेवेन्यू का भी यहाँ पर सीधा सीधा नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक है। तीसरी जो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज आती है वो ये आती है कि आपके पास में जो फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व्स हैं, जो फॉरेन करेंसी आप किससे जनरेट कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट से ही तो जनरेट कर रहे हो ना फॉरेन करेंसी को, उसके ऊपर भी सीधा सीधा एक नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर दिखाई देगा। तो ये ओवरऑल देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। अभी हाल फिलहाल के अंदर में सरकार ये देख चुकी है, किसानों के जो 3 बिल लेकर के आए थे उसको बैकफुट पर लेना पड़ा था सरकार को। सोयाबीन बड़ा सेंसिटिव प्रोडक्ट है। मध्य प्रदेश की जो जनता है, मध्य प्रदेश के जो फार्मर्स हैं, मैक्सिमम सोयाबीन की क्रॉप को यहाँ पर आपका प्रोड्यूस करते हैं। अब सोयाबीन के ऑलरेडी पहले से ही प्राइसेस जो है वो एमएसपी के नीचे हैं, और दूसरी अगर ये आफत यहाँ पर आ जाती है कि अमेरिका से सोयाबीन को इंपोर्ट किया जाए और जीएम क्वालिटी का जो सोयाबीन है उसको इंपोर्ट कर लिया जाए, तो ये एक और बड़ा खतरा यहाँ पर मध्य प्रदेश के खासतौर के ऊपर किसानों के लिए और महाराष्ट्र के किसानों के लिए नया संकट पैदा हो जाएगा। एक तीसरी चीज यहां पर जो निकल करके आती है, जो अमेरिका का, देखिए अमेरिका अपने एंड के ऊपर पे ठीक सोच रहा है, क्योंकि उसका जो व्यापार घाटा है टोटल वो 80 लाख करोड़ रुपए का है। तो 80 लाख करोड़ रुपए को उसको कंपीट करना है, कैसे, कहां से जनरेट करे। उसके पास सिंपल ये ऑफर निकल करके आती है कि जिन जिन कंट्रीज के साथ में ट्रेड्स हो रहे हैं वहीं से ही इसकी पूर्ति की जा सकती है। सबसे बड़ा नुकसान एक्चुअली अमेरिका को पहुंचाया है चाइना ने। बेसिकली जब चाइना ने यहाँ पर रेवोल्यूशंस लेकर के आया, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, तो उसने सुरेश जी हम कंटिन्यू करेंगे सर, अभी मैं फिलहाल रोक रही हूँ बहुत, क्योंकि बहुत सारे मेहमान हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ जाए, हम उसके बाद इसको जल्दी से आगे बढ़ाएंगे। गौरव जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। गौरव जी बहुत जरूरी है, देखिए ट्रेड डील होगी नहीं होगी, क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा, ये एक्सपर्ट अभी हमें बता ही रहे थे। उसको और भी दूसरी कंट्री से वो क्योंकि जोड़कर उस पर सारी चीजें अपनी रख रहे थे, लेकिन हमें इन चीजों के लिए जो भारत का इस वक्त अपनी शर्तें हैं, हमें बिल्कुल इससे इधर से टस से मस नहीं होता है, नहीं होना भी चाहिए, ये उन्होंने भी कहा। लेकिन यदि कोई टैरिफ की मार आती है उसके लिए हमारी एक नीति क्या हो सकती है, उसके लिए सरकार को वर्कआउट करना पड़ेगा। देखिए राखी जी, अमेरिका के साथ ट्रेड डील को बहुत व्यापक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। सिर्फ द्विपक्षीय अगर देखेंगे तो इसका निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। भारत का चीन के साथ बहुत बड़े पैमाने पर व्यापारिक घाटा है, लगभग 99 बिलियन डॉलर का घाटा हम सहते हैं चीन के साथ। वहीं अमेरिका के साथ लगभग 40 से 45 बिलियन डॉलर के फायदे में है, ट्रेड के डेफिसिट में अमेरिका है वहां पर। तो कहीं ना कहीं हमको एक दूसरा पक्ष भी दुनिया में खड़ा करना पड़ेगा। अमेरिका ठीक है, अमेरिका फर्स्ट की उसकी नीति है,
मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की उसकी नीति है, तो हर देश अपना करता है, भारत भी अपने हित को सुरक्षित रख करके ही कोई समझौता करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण विषय ये है कि जिसे इस डिबेट को एग्रीकल्चर सेक्टर तक ही केवल सीमित करके रखा जा रहा है, मुझे लगता है कि इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बात तो बिल्कुल मान लेना चाहिए कि हमारे किसानों के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता भारत उनके हितों के साथ नहीं करेगा जो उनके हितों को प्रभावित करे, भारत के किसानों के, भारत के अनाज के साथ, भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ। हाँ, बल्कि ये कर सकता है कि भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से पैदा हो रहे हो, उनके लिए एक्सपोर्ट्स के दरवाजे खोल सकता है, फार्म के मशीनरीज में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ला सकता है, ये किया जा सकता है। वहीं दूसरे भी सेक्टर्स हैं, डिफेंस के सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर है, उस सब में व्यापक अवसर है भारत के पास। जो चीन के ऊपर निर्भरता है रॉ मटेरियल्स में, वो निर्भरता भी धीरे धीरे कम होगी। तो मुझे लगता है कि एवेन्यूज और खुलेंगे और इसको थोड़ा समय देने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि सिंगल शॉट में ये डील फाइनलाइज हो जाए, हो सकता है कि एक बार में हो, 2 बार में हो, 3 बार में हो, तो इसके लिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारत किसी भी प्रकार से कोई भी समझौता नहीं करेगा अपने हितों के साथ, क्योंकि भारत देखिए एक दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत की तरफ निगाह अमेरिका का है। अमेरिका चाहता है कि भारत के बाजार को कैप्चर किया जाए, लेकिन भारत में एक ऐसी सरकार है जो भारत के हितों को सबसे पहले रखती है, वो कोई कंप्रोमाइज किसी के साथ नहीं करेगी, ये बात तय है। और खास तौर से सिंदूर ऑपरेशन के बाद तो दुनिया का नजरिया भारत के प्रति बदल गया। चीन का भी नजरिया डोकलाम के बाद बदल गया था, डोकलाम के बाद भी बदला था और गलवान के बाद भी बदला था। तो भारत व्यापार में भी अपने हितों के साथ किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज किसी देश के साथ नहीं करेगा। हाँ, जो हम ट्रेड डेफिसिट अभी सह रहे हैं, दुनिया के 2 बड़े देश, हम चीन के साथ बड़ा व्यापार करते हैं, अमेरिका के साथ करते हैं, वहीं चीन के साथ हम घाटा सहते हैं, अमेरिका के साथ लाभ में रहते हैं। तो हम किस तरीके से उसको कंपनसेट करें, उस पर भी भारत सरकार का ध्यान रहेगा। और जो रिकमेंडेशंस आए हैं, वो रिकमेंडेशंस भी इसी तरह के लग रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी भी प्रकार से हमारे किसानों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो क्षेत्र भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है, पवन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? पवन जी जी हाँ, आ रही है आपकी आवाज क्लियर। पवन जी, देखिए 2-3 बातें हैं इस पूरे सेगमेंट पे। बहुत सारी ट्रेड डील में देखिए बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर को लेकर भारत अपनी शर्तों पर अड़ा है, इसलिए एग्रीकल्चर डेयरी प्रोडक्ट को लेकर, क्योंकि वो अमेरिका से भी एक बीच में भी काफी चीजें आई और अभी भी लगातार आ ही रही हैं कि हम वो थोपना चाहते हैं यहाँ पे उन चीजों को जो भारत की पॉलिसी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। यही शारदा जी भी कह रही थी। तो हम इन 2 सेक्टर्स पर सबसे बहुत महत्वपूर्ण रूप से जो डिस्कशन में बैठे हैं, इसे हमें इस तरीके से कांग्रेस कैसे लेती है, विपक्ष इस पूरी डील को, इस पूरे सिनेरियो को कैसे लेता है। क्योंकि मान लीजिए यदि एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉम्प्रोमाइज किया, पहली बात तो भारत करेगा नहीं, तो भी उसके साथ दिक्कत है। 4 साल पहले हम देख चुके हैं किसानों का आंदोलन और किस तरीके से कृषि कानून आए थे, वो रिवर्ट करने पड़े थे, ये सारी बातें हमें पता है। दूसरा विपक्ष भी है, किसानों का मुद्दा हमेशा सबसे प्रायोरिटी में रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे भारत इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा। विपक्ष जो है, कांग्रेस जो है, वो कैसे इस डील को देखती है? राखी जी, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है फार्मर्स के बारे में विचार करना। ये भारत का पॉलिसी कंपलसरी रहेगी और रहना भी चाहिए। उसका बेसिक कॉज यही है कि भारत ये कृषि प्रधान देश है और सबसे ज्यादा परफेक्ट क्रॉप उगाने वाला अगर वर्ल्ड में कोई कंट्री है तो उसमें अपना इंडिया का भी नाम आता है। इंडिया का जिस तरीके का प्रोडक्शन होता है, जो क्वालिटी प्रोडक्शन है, वो इंडिया का एकदम एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। अभी अमेरिका की स्ट्रेटजी एकदम सिंपल है, जैसे अभी यहाँ पर सुरेश जी बता ही रहे थे कि जो हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट है वो उसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो इंडियन मार्केट है, जहां पर हमारी पॉपुलेशन आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, तो एक बहुत बड़ा मार्केट उनके लिए है, उनका प्रोडक्ट हमारे पास में डंप कराने के लिए, बेचने के लिए। अभी इंडियन गवर्नमेंट हमारी कितनी सतर्क रह के इस डील को क्रैक करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके का प्रेशर एक तो हम लोगों ने वर्कआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका बेसिक सीधा फटका हमारे किसान भाइयों पे पड़ने वाला है, चाहे डेयरी प्रोडक्ट हो या फार्मिंग के प्रोडक्ट हो। ये दोनों भी किसानों के इख्तियार में आने वाली चीजें हैं, क्योंकि जैसे अभी बताया गया कि जिस व्यक्ति के पास में फार्मिंग है, वही व्यक्ति खास तौर पे
डेयरी का उत्पादन भी सबसे ज्यादा अपने खेती की मदद से करता है। और जिस तरीके का क्रॉप हम लोग उगाते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक क्रॉप हो या पेस्ट कंट्रोल रहित क्रॉप हो, ये सबसे ज्यादा भारत में प्राप्त होता है। जबकि आप दूसरे कोई भी कंट्रीज में देखेंगे तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, इनका यूज करके क्रॉप की संख्या बढ़ाई जाती है। फॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर मैक्सिमम किसान है, हमारे पास में नंबर ऑफ लैंड ये फार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा है। क्योंकि देखिए, इंडस्ट्रीज के अंदर कभी भी क्रॉप उगाया नहीं जाएगा, क्रॉप हमेशा ये खेती में ही उगाया जाएगा। और भारत पूरी ताकत के साथ में फार्मिंग करता है। तो पूरी वर्ल्ड की नजर, अमेरिका की नहीं, पूरे वर्ल्ड की नजर हमारे इंडियंस के फार्म के ऊपर लगी हुई है। क्योंकि किसी के लिए हमारी लैंड इंपॉर्टेंट है, उनका क्रॉप ग्रो करने के लिए, तो किसी को लगता है कि जो प्रोडक्शन हमारे फार्मर्स बना रहे हैं वो एकदम क्वालिटी और दर्जेदार प्रोडक्ट है। और जैसे थोड़ी देर पहले हमारी रिस्पेक्टेड बहन ने यहाँ पे कहा था कि वहां से जो खास तौर पे डेयरी प्रोडक्ट बनाया जाएगा उसका इनफिल्ट्रेशन भी होगा, यानी कंपैरेटिवली जो बेनिफिट्स इंडिया के क्रॉप में और मिल्क प्रोडक्ट के अंदर है, वो बाहर के प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी सॉलिड प्राप्त होना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को बहुत सतर्क रह के इस डील के ऊपर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये मसला डायरेक्टली हमारे फार्मर के साथ में जुड़ा हुआ है और बहुत बड़ा इंपैक्ट इसका होने वाला है। और अभी यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले सुरेश जी ने बताया ही हमको कि 6,40,000 इतना हमारा एक्सपोर्ट का अगर होता है तो सिर्फ 3 लाख का इंपोर्ट का है। तो जो रेशो है उसमें भी डिफरेंसेस है। तो मार्केट कैप्चर करने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प जी बोलो या अमेरिका बोलो, खास तौर पे कोशिश करेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा और इंडिया कहीं ना कहीं पीछे जाए। क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया अपनी छाप बनाता चल रहा है, तो उसको रोकने का भी कहीं ना कहीं इनका डायरेक्शन हो सकता है। इस डील में हम जितने सतर्क होके और जितने क्रूड होके काम करेंगे, उतना ही फायदा हमारे इंडिया के फार्मर्स का, इंडिया के व्यापारियों का और हमारी इंडियन इकोनॉमी का होगा। इसके प्रति हमको पूरी ताकत लगा के देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। अरविंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? अरविंद जी? जी राखी जी बताइए, सुन पा रहा हूँ। हाँ अरविंद जी, आप कैसे देखते हैं भारत अमेरिका की जो मिनी ट्रेड डील की बात हो रही है, काफी दिनों से चर्चाओं में है और अब कहा जा रहा है 48 घंटे जो है बहुत अहम है और शायद ये डील हो जाएगी। अब शायद इसलिए लगा रहे हैं कि होगी नहीं होगी, क्योंकि रियायत मांगी जा रही है एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट को लेकर, और टैरिफ पर रियायत की मांग अमेरिका करता है, नहीं करता है। यदि मान लीजिए रेसिप्रोकल जो टैरिफ लगाए गए थे, यदि वो नहीं होते हैं, डेडलाइन खत्म होती है, तो भारत को भी कई जो टैरिफ है उनको देखना पड़ेगा। इसके अलावा ये भी एक प्रेशर है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको लेकर अमेरिका चाहता है कि भारत उनसे ले। तो ये जो ट्रेड डील है इसको कितना सकारात्मक देखते हैं और आपके क्या ऐसे कोई सुझाव कि ये हमारे लिए कितने फ्रूटफुल होंगे? देखिए, व्यापार, देखिए कोई भी जो बड़ी इकोनॉमी हो, खास करके जो भारत जिसकी आबादी चीन से भी ज्यादा, भले उसका आधिकारिक आंकड़ा ना हो, उससे भी आगे निकल चुके, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत है। तो कोई भी आर्थिक ऐसी गतिविधि जिससे मतलब सरकार के पास पैसा है, देश के पास पैसा है, उद्यमियों के पास पैसा है, लोगों के पास पैसा है, जिसके चलते वो अपना रोजमर्रा का जो कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, डेवलपमेंट के काम है, सरकार कर सके, वो बिल्कुल अच्छी बात होगी। लेकिन देखिए, ट्रम्प साहब ने जब से आए थे कि ट्रम्प साहब की मानसिकता वो समझिए, ट्रम्प साहब वही नारा लेकर के आए थे जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट, इंडिया मेक इन इंडिया, इंडिया फर्स्ट एंड मेक इन इंडिया। ट्रम्प साहब का भी ये पूरा वादा था कि मेक इन अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट। वो लेकिन मोदी जी में और उन्हें फर्क क्या था कि मोदी जी एक विकासशील जो भी विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, उसके प्रधानमंत्री, उनकी सीमाएं हैं, वो अपनी इच्छाई मन इच्छा नहीं पूरी कर सकते। लेकिन क्योंकि ट्रम्प दुनिया के सबसे ताकतवर देश के मुखिया है और सबसे बड़े संसाधन है, तो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए वो जिसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर वाला जो मेथड होता है कि चलो ये सफल नहीं हुआ तो ये कर लेते हैं, ये सफल नहीं हुआ तो ये कर लेते हैं। देखिए, इसके चक्कर में दुनिया में काफी उथल पुथल हो चुकी है। लेकिन भारत के सामने जो ने ऑफर किया है कि अगर ईरान से या रूस से अगर तेल खरीदा जाता है तो 500% टैरिफ लगे, भारत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही है। और भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी परीक्षा भी अब यही है। देखिए, अमेरिका से जो तेल आता है, जो मतलब जो खाड़ी देश से जो तेल आता है, उसकी जो कीमत है, जो रूस से जो तेल आता है, भारत का अधिकतम तेल जो है रूस से लेता है, ईरान से बहुत कम लेता है तो अनधिकारिक केरल से लेता है। तो उसमें अगर भारत अमेरिका के सामने कोई पे झुकता है,
तो भारत की जो अर्थव्यवस्था वो बिल्कुल नीचे जाएगी, क्योंकि देखिए तेल इतना महंगा आएगा वहां से, और किसी भी विकासशील देश की जो अर्थव्यवस्था, खास करके भारत जैसे विकासशील देश की अर्थव्यवस्था, वो तेल के उस पर एक बहुत बड़ा कारक होता है। तो भारत के अंदर इस समय लगभग जो एक आंकड़ा है, जो मतलब जो एनजीटी में एक बार दिया गया था, लगभग 2.5 करोड़ गाड़ियां का इंजन इस टाइम हर मिनट स्टार्ट रहता है। जब 2.5 करोड़ गाड़ियों का इंजन पूरे देश भर में स्टार्ट रहेगा, छोटी बड़ी डीजल का पंप, किसान के खेत में लगे पंप मिलाकर, तो 2.5 करोड़ आप मान के चलिए कितनी बड़ी तेल की खपत भारत में होती है। अगर उस खपत पे सरकार को ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ गया तो जो ट्रेड डील की बात हो रही है सब खराब हो जाएगी। तो भारतीय कूटनीति की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है कि जो ट्रंप ने जो कहा है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे, उन्होंने जो कहा कि जो इनसे तेल खरीदेगा रूस से और उस पर 500% टैरिफ लगाएंगे। देखिए ट्रंप साहब की जो विजन है और उनकी जो नीति है, मानसिकता कहिए या कुछ भी कहिए, वो इस तरह से चलता है। अमेरिका ने जो उनको पाकिस्तान के जो जिसको कहते हैं, जिसको मैं अक्सर जो जिहादी जनरल कहता हूँ, मुनीर को बुलाया था, उनको बढ़िया अच्छा वाला खाना वाना खिलाया। लेकिन अभी आज ही ट्रंप साहब ने पाकिस्तान की एक बड़ी कंपनी जो ईरान से तेल लेती थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आप समझिए कि जो ट्रंप साहब की जो मानसिकता किधर जाती है, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि वो उनके पास 4 साल ही होते हैं और संविधान, अमेरिका का जो संविधान है उनके अनुसार अब की बार वो अगला वो टर्म आ भी नहीं पाएंगे। भले अगर संविधान बदल दे तो बात अलग है, लेकिन इस स्थिति में ट्रंप साहब अपने देश को, अमेरिका को पहले वाली स्थिति में लाने के लिए हर तरह के प्रयास करे। इस प्रयास में भारत जैसे विकासशील देश को बड़ा फुकर कदम रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तेल के मामले मैंने आपको बताई है। अगर भारत अमेरिका के सामने तेल वाले मामले में झुक गया, या झुक गया कि मतलब झुका का सब थोड़ा बोले झुके मतलब इसको अगर मानने में मजबूर हुआ, तो कितनी भी तरह की कोई भी डील कर लीजिए, भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था को झटका जबरदस्त लगेगा। जो मैंने अभी आपको आंकड़ा बताया कि 2.5 करोड़ इंजन हर मिनट स्टार्ट रहते हैं भारत में। आप हिसाब लगाए 2.5 करोड़ इंजन जब स्टार्ट रहेंगे, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी सब कुछ मिलाकर के, कितनी बड़ी तेल की खपत भारत में है। अगर इतनी बड़ी खपत पे भारत को ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ गया, कि जो अभी रशिया से तेल आ रहा है वो मार्केट रेट से लगभग 30-40 देशों के बीच में 40% कम आता है। और अमेरिका जो खाड़ी जो तेल आएगा, जो मौजूदा जो भारत को जो क्रूड ऑयल का जो बिल है, उस पे लगभग 30 से 40% मिनिमम उसकी बढ़ोतरी होगी। तो ट्रेड डील अच्छी बात है, लेकिन भारतीय कूटनीति और भारतीय सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये खड़ी होगी, जो ट्रंप साहब ने जो ऐलान कर दिया है कि जो इनसे तेल खरीदेगा उस पर 500% का टैरिफ लगाएंगे, तो इससे पूरी की पूरी जो कहते हैं कि पूरी व्यवस्था है पूरी खुल जाएगी। और भारतीय जो नीति निर्धारक है, खास करके विदेश नीति के मामले में, अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती हो गई है कि अब इस व्यवस्था से कैसे निपटा जाए। हालांकि भारत एक बार सक्सेसफुल तरीके से निपट चुका है 400 के मामले में, लेकिन अब मुझे लगता है कि ट्रंप साहब का भी आखिरी टाइम हो रहा है, जब तक कि वहां का संविधान न बदल जाए, तो हो सकता है ये थोड़ी और मुश्किल क्रिएट करे। अगर भारत सरकार, भारतीय अधिकारी इस मामले से निपटने में सफल हो गए तो भारत के लिए वाकई बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी, तेल सस्ता ले पाएंगे और ट्रेड डील भी हो जाएगी। लेकिन अगर तेल सस्ता ना ले पाए और ट्रेड डील भी कर ली तो भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान तय है। अब देखने वाली बात होगी भारत सरकार और भारत के जो अधिकारी हैं जो इस पूरी व्यवस्था को देखने में लगे हैं, अपने इरादों में कितना सफल होता है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन अगर ये नहीं हो पाए, केवल ट्रेड डील हुई, भारत को नुकसान होगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। शारदा जी, मुझे ऐसा लग रहा है एक नीति की बात हो रही थी, हमारी जो एक पॉलिसी है या हमारी जो नीति है उसके अकॉर्डिंग काम करने की ज़रूरत होती है। देखिए सब्जेक्ट हो सकता है, सेगमेंट्स हो सकते हैं, किसको लेकर हमारी ट्रेड डील है, कैसी हो सकती है, कितनी फ्रूटफुल होगी, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हम कितना करेंगे वहाँ हम भी अपना प्रॉफिट देखते हैं। अमेरिका तो देख ही रहा है, और आपने एक चीज़ बोली थी, हम कुछ भी कर लें या अमेरिका कैसे भी कर ले, कोई भी प्रेशर वाली एक बात आ जाए, अमेरिका उतना को शायद इतना नुकसान नहीं है, लेकिन हमें कोई भी चीज़ करने से पहले हमें बहुत सारे सेक्टर्स पर सोचने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है इसको लेकर के अभी क्या हो सकता है, क्योंकि अब डील है नहीं होगी, मैं बार बार इस चीज़ पर जोर दे रही हूँ क्योंकि 48 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये होती है नहीं होती है, लेकिन हमें अपनी चीज़ों को क्लियरिटी के साथ रखने की ज़रूरत है हर सेगमेंट पर। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, हर सेगमेंट पे क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि अभी नीति आयोग के एक कृषि विशेषज्ञ ने जो एक वाइट पेपर जारी किया और जिसे हटा भी दिया गया वेबसाइट से, ये कहा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स भारत में, बीज प्रोडक्ट भारत में आने से भारतीय किसानों का भला होगा, तो ये एक चिंता का विषय है। ऐसी बात नीति आयोग के कृषि विशेषज्ञ कहते हैं
तो ये किसानों के लिए, भारत देश के लिए, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि अभी भी 40-50% भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है। कृषि कार्यों से लोगों की जीविका चल रही है। योगदान भले ही उतना नहीं है, लेकिन एक बड़ी आबादी को रोटी खिलाने का काम कृषि कर रही है और बहुत ही संघर्ष के साथ किसान हमारे ये काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारी सीतारमन मैडम कह रही हैं कि ट्रम्प जो बार बार कह रहे हैं कि भाई वन बिग ब्यूटीफुल एग्रीमेंट, वो वन बिग ब्यूटीफुल बिल ला रहे हैं और उसी को वो रिपीट कर रही हैं माननीय हमारी निर्मला सीतारमन जी। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। और जिस प्रकार WTO का कोई भी एग्रीमेंट बिना संसद के डिस्कशन के और बिना विपक्ष की सहमति या उसके साथ जद्दोजहद के कभी भी पास नहीं हुआ है। और आज ये बड़ी दुर्भाग्य, बहुत ही कष्ट की बात है कि किसी भी स्टेक होल्डर्स के साथ कोई बात नहीं है, कोई बात इस विषय पर नहीं है। केवल ट्रेड डील होने जा रही है। इसके कह देने से क्या उन हितधारकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा? और भारतीय जैसे लॉबिंग की बात अगर हम करें, कृषि क्षेत्र में कोई लॉबिंग नहीं है, कोई कृषि क्षेत्र से पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा नहीं मिलता है। लेकिन क्या 26% टैरिफ बढ़ाए जाने की बात की जा रही है? 10% तो पहले से ही है, अभी 16% अगर और बढ़ भी गया तो किस क्षेत्र में बढ़ रहा है? वो हीरे के क्षेत्र में बढ़ रहा है, वो उस इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में बढ़ रहा है। उससे घबराकर अगर हम कृषि क्षेत्र या डेयरी प्रोडक्ट्स पर समझौता करेंगे या जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज को यहाँ पर आने देने, तो भारत के विनाश को कोई रोक नहीं सकता। भारत की जो कॉर्पोरेट के नजर है भारत किसान की खेती पर, वो समझ लीजिए कि जो 13 महीने का संघर्ष किसानों ने सड़क पर बैठकर किया था, उस संघर्ष को दोबारा किसान जरूर उतर आएंगे, क्योंकि भारतीय किसान बहुत कष्ट में है, उसका जीवन बहुत दुर्भर है। वो हमने अपनी आंखों से अभी देखा है कि किस तरीके से आत्महत्याएं हो रही हैं। जब इस व्यवस्था में आत्महत्याएं इतनी हो रही हैं और जब किसान के हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ कौड़ियों में उसे फेंकना पड़ेगा। अभी भी वो भरे खेत में, कभी गोभी में, कभी प्याज में, कभी टमाटर में ट्रैक्टर चलवाता है, क्योंकि उसे अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिलता। और जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है बीटी कॉटन के मामले में, अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में और इसमें आंध्र प्रदेश में कितने किसानों ने आत्महत्याएं करी थी जब ये बीटी कॉटन का बीज लाया गया था और किस तरीके से विरोध हुआ था। तो ये सारी समस्याएं अगर सरकार अनदेखा करती है, और परेशानी की और कष्ट की बात ये है कि जितनी भी बातें ट्रंप ने अभी कही है फिलहाल दूसरी बार बनने के बाद, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से उन्हें सहन किया है बिना एक शब्द में उत्तर दिए, जिस तरीके से जापान ने उनको धता बता दी, जिस तरीके से दूसरी अर्थव्यवस्थाओं ने उनको धता बता दी और दूसरे देशों ने, चाइना ने धता बता दी, तो क्या हम इतनी बड़ी बाजार, इतना बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथी विश्व की अर्थव्यवस्था होने का दावा हम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम स्ट्रांगली उस बात का जवाब देने की क्षमता रखते? क्यों नहीं हमारे पास वो ताकत है? हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक इच्छा शक्ति और राजनीतिक विचार के बिना, राजनीतिक शक्ति के बिना और अपने दमखम को दिखाए बिना ट्रंप जैसे मनमुहार करने वाले राजनीतिक को, एक अध्यक्ष को, राष्ट्राध्यक्ष को काबू में नहीं किया जा सकता। मैक्सिको जैसा छोटा सा देश उसे काबू में कर सकता है, लेकिन हमारे जैसा 140 करोड़ की जनसंख्या हमारे घुटनों पर आ जाता है और केवल इंडस्ट्री के लॉबी के प्रभाव में आकर वो महंगा पेट्रोल भी खरीदने लगता है। वो कॉर्पोरेट के हितों को ध्यान में रखते हुए या अपने मित्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही वो सारे निर्णय लेता है। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़े विनाश का कारण बनेगा। ये चैलेंज है पूरे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कि ट्रंप के साथ कोई समझौता हमारी कृषि क्षेत्र के और डेयरी क्षेत्र के विनाश को लेकर ना किया जाए। ठीक है, चलिए, समय लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत जल्दी से मैं चाहती हूँ सब लोग अपनी एक बार बात रख लें। सुरेश जी अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी, मैंने पूरी चर्चा को सुना। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि टैरिफ का जो डिसीजन है, ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया तो इसका नुकसान अमेरिका को नहीं होगा। आप ये देखिए कि जिस समय पर टैरिफ की घोषणा ट्रंप साहब ने आते ही की, तो उनको बैकफुट पे क्यों जाना पड़ा, 90 दिन का समय क्यों देना पड़ा?
इस चीज को थोड़ा सा अगर समझने की जरूरत है। इस चीज को इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि मार्केट्स एकदम से क्रैश होने लगे थे। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के मार्केट्स नहीं क्रैश हुए थे, वर्ल्ड वाइड मार्केट क्रैश हुए थे, वर्ल्ड की इकोनॉमी हिली थी। और जब वर्ल्ड की इकोनॉमी हिली थी तो इसका नुकसान सीधा सीधा अमेरिका को भी होगा। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। ये डिसीजन कि भाई ठीक है भारत के ऊपर पे 26% का टैरिफ लगा दो, वो उन्होंने, भारत ने ये डिमांड नहीं मानी, तो इसके ऊपर देखिए डिप्लोमेटिक ठीक है वार्ता जरूर होनी चाहिए। टेबल पर लाने के लिए उन्होंने ये सारी चीजें प्रपंच हो सकता है कि रचे हों कि ठीक है कि कम से कम सभी कंट्रीज टेबल पर तो आएंगी, नेगोशिएट तो करेंगी। अगर 26% नहीं तो कम से कम 10% तक तो पहुंचेंगी, 5% तक तो पहुंचेंगी, कहीं से तो बेनिफिट देंगी। केवल और केवल मात्र यही एक स्ट्रेटेजी यूएस ने अपनाई है। इससे बहुत ज्यादा भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं नजर में आती। दूसरी सबसे बड़ी चीज यहाँ पर जो अभी हम सुन रहे थे कि जेनेटिकल जो मॉडिफाइड जो सीड्स हैं, निश्चित तौर के ऊपर पे हमने बीटी कॉटन जब आया था तो उस समय पर बहुत सारे किसानों ने आत्महत्याएं भी की थी, लेकिन उसके बाद क्या बीटी कॉटन यहाँ पर क्या बंद हो गया? अब सभी जगह के ऊपर पे बीटी कॉटन की खेती होती है, आप देखिए। लेकिन यहाँ पर सबसे समझदारी की बात यह होनी चाहिए, हमें इसके रूट कोज के अंदर में जाने की आवश्यकता है। पेस्टिसाइड देश के अंदर में लगातार बढ़ रहा है, हिंदुस्तान के प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर में फेल हो रहे हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पे पिछले 1.5 साल से लगातार मैं खुद भी काम कर रहा हूं और बहुत सारे ऐसे फार्मर्स को जाकर के हमने एजुकेट भी किया है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स हैं उनसे यहाँ पर खेती की जाएगी तो आज आप जो देख रहे हैं पूरे देश भर के अंदर में किराने की दुकान की तरह आईवीएफ सेंटर्स खुलने लगे हैं। आईवीएफ सेंटर्स आपकी ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे हैं। इसके पीछे की रूट कॉज की तरफ जाना चाहिए कि जो आजकल आपका जो फूड हैबिट्स जो चेंज हुई हैं, जो हमने वेस्टर्न कल्चर का जो फूड हैबिट्स को जो एडॉप्ट किया है, वो इसका एक सबसे बड़ा कारण है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का फूड यहाँ पर हम कंज्यूम करने लगेंगे तो अभी जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है ह्यूमन यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के अंदर में, उसका भी हम नुकसान करेंगे। ये एक साइंटिफिक कारण मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ पर सरकार को हर एक पहलू को देखना पड़ेगा कि इसके दूर के क्या दूरगामी क्या परिणाम हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर घबराने की इस चीज की कोई आवश्यकता दूर दूर तक दिखाई नहीं देती कि अगर भारत ने उनकी डेयरी और एग्रीकल्चर का रास्ता नहीं खोला तो भारत को बहुत बड़ा कोई नुकसान होने वाला। ठीक है, एक नंबर जरूर दिखता है कि 3 लाख करोड़ रुपए का एक नुकसान यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन उसको भरपाई करने के भी बहुत से रास्ते हैं। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आज का मार्केट साइज आपको बता देता हूं। आने वाले जो 10 साल हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा बेशक, कि भारत की एग्रीकल्चर के होने वाले हैं। और अगर किसानों ने ऑर्गेनिक फॉर्मेट को अपना लिया या आईपीएम क्वालिटी को अपना लिया, आईपीएम क्वालिटी को भी अगर फार्मर यहाँ पर अपना लेता है तो निश्चित तौर के ऊपर पे अमेरिका हो, अदर कंट्रीज हो, कितने भी टैरिफ लगा ले, हिंदुस्तान से एग्रीकल्चर की डिमांड निकलेगी ही निकलेगी। और लगातार इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में भारतीय ऑर्गेनिक फूड की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसका क्योंकि ऑर्गेनिक का पैसा देने के लिए लोग बैठे हुए हैं, उसके बायर्स अलग हैं, उसकी तरफ देखना चाहिए। प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी को इंक्रीज करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। निश्चित तौर के ऊपर यहाँ पर बहुत बड़ा दंड एग्रीकल्चर सेक्टर को तो कम से कम नहीं लगने वाला। ठीक है, गौरव जी अपनी बात रखिएगा। राखी जी बिल्कुल सही, सुरेश जी ने बहुत अच्छे से समझाया पूरे विषय को। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए अभी मैडम ने तमाम सारे एलिगेशन सरकार के ऊपर लगाए। ये वो सरकार नहीं है, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उसी अमेरिका से जनरल मोटर के साथ 10,000 करोड़ का समझौता की और 10,000 करोड़ के समझौते में सिर्फ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की और वो भी घोटाला हो गया। और कौन सी टेक्नोलॉजी? तो दुनिया से एब्सोल्यूट हो गई थी, 2 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी। इसलिए अब वो सरकार नहीं है जो अपने हितों के साथ रक्षा करे और घोटाला करे। ये पिछली सरकारें क्या करती थी। रही बात इस ट्रेड डील की, तो बिल्कुल सही कहा, सभी सेक्टर में जो जितने भी सेक्टर हैं, भारत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डील की तरफ जाएगा। भारत जिसमें निर्यात को बढ़ा सके, दुनिया के अन्य देशों में बाजार को और साइज को और बड़ा कर सके भारत के लोगों के लिए, निर्यात के लिए, और फॉरेन रिजर्व भारत का कैसे बढ़ सके उसको केंद्र में रखेगा। और कृषि के क्षेत्र में निश्चित रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए अगर टेक्नोलॉजी अमेरिका से आती है तो वो भारत के लिए अच्छा है।
ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए विदेशों में अगर मार्केट हमारी बढ़ती है उसको फोकस करेगा भारत, लेकिन भारत के किसानों के हित में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगा। रक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से हम अच्छा करेंगे। चीन के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको कैसे कम किया जाए, कैसे मिनिमम किया जाए, उस दिशा में हम जाएंगे। रही रशिया की जहां तक बात है तो रूस और चीन, चीन और भारत रशिया के सबसे बड़े तेल के आयात करने वाले देश हैं। आज 70% से ज्यादा आयात ये दोनों देश कर रहे हैं। अमेरिका का स्वाभाविक है दबाव है भारत के ऊपर, लेकिन भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ देशवासी हैं और उनके साथ वो समझौता नहीं करेगा। चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव हो, उस दबाव में भारत आने वाला नहीं है। भारत विन विन सिचुएशन में ही किसी डील को साइन करेगा। ठीक है, पवन जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। राखी जी, श्रद्धा जी ने जो बात कही उसके तरफ ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पहली बार इस तरीके की घटना घट रही है कि जहां पर डेफिनेटली विपक्ष को भरोसे में नहीं लेकर ये चीज को प्रोसीड किया जा रहा है। और मैं अग्रीड हूं सुरेश जी की बात से भी, उन्होंने जिस तरीके का विश्लेषण यहाँ पर दिया, और मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं, और कुछ भी टिप्पणी देने के पहले दोष पूरा पहले अमेरिका स्पेसिफिकेशन 14 साल से आपकी था सरकार और वही खरीद की जाती थी। 14 साल से आपकी सरकार है। अभी भारत के लोगों को इतनी बात तो समझ में आती है कि 14 साल में जो भी निर्णय लिया जा रहा है ये बीजेपी ले रही है। अभी कब तक नेहरू जी के ऊपर सर पे फोड़ेंगे? क्या फिर से बोलेंगे कि नेहरू जी की वजह से हो रहा है? फिर से बोलेंगे कि महात्मा गांधी की वजह से हो रहा है? बंद कर दीजिए ऐसी बातें, देश को आगे ले जाने की बात कीजिए। और जो ये एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र है, हमारा किसान, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फार्मर्स आत्महत्या कर रहे हैं। विदर्भ में सबसे ज्यादा आत्महत्या करते थे। किसानों की तरफ सोचिए। पंजाब के किसानों ने पूरे देश को संदेश दिया है, महाराष्ट्र के किसान भी वो संदेश देना चाहते हैं। और भारत ये कृषि प्रधान देश है, भारत ये कृषि प्रधान देश है। किसी भी डील के ऊपर साइन करने के पहले मेहरबानी करके उसके आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को देखिए, और उसके पश्चात डोनाल्ड ट्रंप हो या और कोई हो, हमें किसी के दबाव में जाने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारे भारत का किसान, हमारी जीडीपी और हमारी चीजें हमको सोचनी है, उसके पश्चात ही हमको निर्णय लेना होगा। तो कांग्रेस इसी फेवर में है कि किसानों की बात की जाए, किसानों की भलाई का बात की जाए, और आने वाले काल में ये कोई भी साइन करने के बाद किस तरीके से बेनिफिट सारे किसानों को होता, उसके तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, चलिए समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, ये डील होगी या नहीं होगी, 48 घंटे हैं अभी, और एक बात तो क्लियर हो गई है, भारत जिन बातों के लिए, जिस एग्रीकल्चर के लिए अड़ा हुआ है अपनी शर्तों पर, उसे नहीं जाना चाहिए और अपनी शर्तों पर ऐसे बने रहना चाहिए। रही बात टैरिफ की कि यदि नहीं होता है, डेडलाइन निकल जाती है, तो अमेरिका जो टैरिफ का भार देगा उसका क्या, तो नुकसान उसको भी कहीं ना कहीं होना है। ये कंक्लूजन निकला है। तो ये डील होती है तो कितनी फ्रूटफुल होगी और आने वाले समय में इसके कितने प्रभाव भारत के नजरिए से हम देखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।